नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से मुख्तलिफ सवालात करते हैं। ख़ास तौर पर मिली व कौमी मसाइल पर गुफ्तगू होती है और जो सवालात किए जाते हैं वो उनका इत्मीनान बख्श जवाब भी हमें मिलता है। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ हम रिवायती तौर पर अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। बहरहाल फ़िलवक्त माह रमज़ान मुबारक आ चुका है। आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। इसके बाद सबसे अहम ख़बर जो होती है, आजकल देखा जा रहा है कोरोना वायरस है और फ़िरक़ा परस्ती का वायरस है और यहाँ तक कि हैदराबाद में और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पुलिस की सख्तियाँ भी है और साथ ही आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आलमी सतह पर जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो भी अहमियत रखते हैं। बहरहाल हम इन्हीं सवालात के अतराफ़ घूमते हुए न्यूज़ एडिटर सियासत का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहला सवाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में पूछूँ। शायद डे के मौके पर अपने खिताब में अजीब व गरीब बातें की है और उन्होंने कहा कि खुद मुक्तफ़ी होना या खुद इन्हिसारी इस कोरोना वायरस ने सिखाया है। तो आप क्या कहते हैं? खैर, सवाल का जवाब देने से पहले जी मैं जी तो सभी को रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। रमज़ान की जो बरकतें हैं उससे आप सैराब हों, अल्लाह ताला रहम अता फ़रमाए। इस कोरोना वायरस से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला दुआओं के नतीजे में। जी जी। तो बहरहाल हम मोदी की तरफ थे। मोदी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान को खुद इन्हिसारी का सबक दिया है। तो आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस जहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए मोदी साहब सरपंचों से खिताब करते हुए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए ये कहते हैं कि कोरोना वायरस ने सेल्फ रिलायंस की बात की है। जी जी मैं समझता हूँ कि जहाँ कोरोना वायरस ने सेल्फ रिलायंस या ख़ुद मुक्तफ़ी होने की बात की है और अज़ला के लोगों पे वो ज़्यादा ज़ोर देते हुए ये कहे कि आप लोगों की वजह से इस पे काबू पा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस पे और ख़ुद मुक्तफ़ी होने पे जो जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ज़ोर दिए हैं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत पे इन्हिसार कम करो, ये बात भी आ गई है। जी जी लेकिन लोग हर कोई अपनी इस्तिताअत से, अपनी परेशानियों से किस तरह मेल मिलाप करके ये चीज़ ख़त्म करना चाहिए उस पर तवज्जो दे रहा है। और हुकूमत जो खोखले वादे करेगी, देखा जाए तो 30 जनवरी को पहला कोरोना वायरस निकला था हिंदुस्तान में। जी जी वहाँ से लेके अब तक हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी ख़ास तौर पर अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये नाकाम हुए हैं। जी स्टेट गवर्नमेंट यकीनन कुछ ना कुछ काम कर रही है जिससे कि अभी तक कंटेन करने में हम कामयाब हुए। लेकिन देखिए 138 करोड़ की आबादी के मुल्क में आप 2 लाख टेस्ट करते हैं और अगर ये कहते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं कोरोना को कंटेन करने में, तो मैं समझता हूँ कि ये सब खोखले दावे हैं। आगे चल के ही मालूम होने वाला है, जब आप टेस्ट करने लगेंगे तो ही मालूम होने वाला है कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है और कितना कोरोना को आप कंटेन करने में कामयाब हुए। जी टीवी पे आप मेकअप करके आके टीवी पे इंटरव्यू दे दिए और अपने गले के मफलर को स्कार्फ बना के अगर ये बोलते हैं कि सरपंचों की मदद से ये कामयाब हुआ है या हम कोरोना को कंटेन करने में कामयाब हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अदाकारी के सिवाय और कुछ नहीं है। जी जी कोरोना वायरस अपनी जगह है। आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, जी जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत कम कैसा हो रहा? जी स्वच्छ भारत हिंदुस्तान को आप साफ करने की बात करें, जी जी हिंदुस्तान साफ नहीं, बिल्कुल साफ हो जा सकता जी जी अगर आप कम्युनल वायरस को निकालेंगे अपने भक्तों के दिमाग से। जी जी हर बात में अगर आप मुसलमान हिंदू करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस क्या, कम्युनल वायरस इतना फैल जाएगा कि वो कोरोना वायरस को पीछे छोड़ देगा और हिंदुस्तान को बिल्कुल साफ, बोले तो साफ कर देंगे। जी 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 ये बात जैसा कि आपने कही है कि हिंदुस्तान में फिल वक्त कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक वायरस फ़िरक़ा परस्ती का वायरस है। तो आप का मतलब ये है कि इसके लिए बाज़ जो टूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर मीडिया को लीजिए तो ये कहा जाता है कि गोदी मीडिया नफ़रत फैला रहा है, तो क्या इस मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मीडिया को क्या, हर चीज़ IT सेल लगी हुई है बीजेपी की, जी जी मीडिया लगा हुआ है, हमदर्द लगे हुए हैं, भक्त लगे हुए हैं, जी जी हर एक एतबार से कोशिश हो रही है। आप जी खुद जी देखिए निज़ामाबाद का वाक़या अगर देखेंगे जी जी तो ज़िंदगी भर कांग्रेस का नमक दूध खाना हर चीज़ खाने वाला ख़ानदान D श्रीनिवास का आज D अरविंद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जी जी आप निज़ामाबाद में घूम फिर कर ये करते हैं कि जो हिंदू नॉन मुस्लिम की बंडी है उस पर है सो भगवा रंग का झंडा लगा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम के पास से खरीदो, हिंदू मुसलमान के पास से नहीं खरीदो। जी जी
तो अगर ऐसा ये होने लगा है तो मैं समझता हूँ कि इसका हल कुछ होने वाला नहीं है। कोरोना जाएगा लेकिन कम्युनल आ जाएगा, और ज़्यादा अगर आ जाएगा तो फिर खतरा। जी जी, अब जैसे आके आपने कहा है कि डी श्रीनिवास का खानदान ज़िंदगी भर कांग्रेस का नमक खाता रहा, लेकिन नमक हरामी कर दी है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि फिर हमारी जो रियासती हुकूमत है इस तरह की हरकतों पर सो रही है? बिल्कुल, देखिए रियासती हुकूमत अब फिल वक्त ऐसा है कि पैंडमिक का एक सहारा लेकर जी जी हर कोई बच रहे हैं, लेकिन कम्युनल एतबार से अब देखिए खुद कल ही का वाक़या है कि आप देखिए कि एक आदमी जो कारवान के इलाके में इलेक्ट्रिसिटी लाइट जाने पर जी। खंबे पे चढ़ के खंबे की लाइट को रेस्टोर करने की कोशिश करता है तो उसका नाम पूछ के मारा जाता है। जी जी तो अगर कोरोना के ज़माने में कम्युनल अगर फैल जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये डबल वहमी हो जाएंगी, जी जी दो तरफा मार हो जाएंगी। अभी हुकूमत परेशान है, कल अगले महीने 1 मई को और 1 जून को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। जी जी तो अगर ये कम्युनल भी अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि कंटेन करना बिल्कुल ना कोरोना कंटेन होगा ना कम्युनल कंटेन होगा। जी जी जी, तो आप इन हालात में जैसा कि आपने कहा कि डी अरविंद जो नॉन मुस्लिम्स की मंडियों पर भगवा झंडे लहरा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग है और उनमें यानी दूरियां पाई जाती हैं, तो क्या ये रियासती हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो कुछ ना कुछ इकदाम करे इस तरह के वायरस पर काबू पाने? बिल्कुल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह रोकने की बात आ रही, जो कंटेनमेंट की बात आ रही या 14 दिन के क्वारंटाइन की बात आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये कम्युनल एलिमेंट्स को भी दूर रखने की एक कोशिश होना चाहिए। बहुत अच्छी बात हो रही है जी, बहुत ज़रूरी है कि इनको रोकना चाहिए, चाहे वो हो मुसलमान हो या हिंदू हो। अगर कोई भी कम्युनल बात करता है तो पहले उनको लेके जाके उनकी झड़ती लेना, उनको क्वारंटाइन में डाल देना चाहिए। जी जी, बल्कि 14 दिन नहीं 28 दिन का जो पीरियड आया है क्वारंटाइन का, जी जी 28 दिन डाल देना चाहिए। जी जी, तो आपका मतलब ये है कि कम्युनल क्वारंटाइन भी होना चाहिए? भी होना चाहिए। जी जी जी, अच्छा ठीक रही, ये तो बात कि कम्युनल वायरस की बात रही है, तो क्या आप समझते हैं कि मोदी को जिस अंदाज में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है तो क्या वो दुरुस्त है? देखिए ये पूरी एक पीआर एक्सरसाइज है जी जी जो मैं समझता हूँ कि बीजेपी की आईटी मीडिया हैंडल कर रही है। जी जी अगर आप जो मोदी को बड़ा चढ़ा के पेश करने की, ठीक है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है, 4-5 दिन 6 दिन में एक बार टीवी पे आ जा रहे हैं सज धज के, और आके फिर आप अपनी जो भी दिल की बात है, मन की बात है, जो भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने लोगों को क्या बोलें जी जी, ये देखना ज़रूरी है। और हिंदुस्तान में देखिए जब तक टेस्ट नहीं होंगे जब तक हम कुछ कहना मुश्किल है। यकीनन ठीक है आप 14 दिन का क्वारंटाइन लगाए थे, आप फिर क्वारंटाइन को बढ़ा के अब 3 मई की बात किए हैं, लॉकडाउन की बात, लॉकडाउन की बात है, नहीं क्वारंटाइन पीरियड हो, सेल्फ आइसोलेशन हो, जी जी लॉकडाउन हो, बहरहाल ये सब चीज़ करने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जब तक के टेस्ट नहीं होंगे, जी, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक किस्म जो है वो है कैरियर। अच्छा, अगर मेरे अंदर वो कोरोना का वायरस है और कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं कैरियर हो सकता हूँ, और मेरे सामने वाला अगर कमज़ोर है तो उसको कोरोना वायरस लग सकता है, वहाँ से भी फैल सकता है। जी जी, तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं उनको तो आप कोई 14 दिन की लिए या 28 दिन की क्वारंटाइन पीरियड के बाद भी उनको अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, मगर अगर कैरियर है वो, तो जब तक कि उनका टेस्ट नहीं हो जाता जी, और कैरियर के पास तो ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा, तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए शायद हो सकता है कि WHO ने कहा है कि द वर्स्ट इज गोइंग टू कम, मतलब और ख़तरनाक क्या हो सकता। जी, दुनिया भर की भी अगर हम बात करेंगे तो 14% दुनिया भर की आबादी हिंदुस्तान में रहती है और 15% चाइना में रहती है। जी, चाइना ठीक है यकीन कंटेन कर लिया है, लेकिन रिसर्जेंस हो रहा, फिर चाइना में फिर वापस आने की बात आ रही है। जी, जी, अगर फिर वापस आता है तो मैं समझता हूँ कि वो और ख़तरनाक और डेडली बन के आता है जी, ये वायरस। तो हिंदुस्तान में तो अभी मेरा ऐसा मानना है कि अभी हम पीक को गए नहीं, टेस्ट होना तो पीक को जाना है। आप किसी भी एतबार से अगर हम देखेंगे तो ठीक है अभी टेस्ट हुए नहीं, रिजल्ट भी ज़्यादा नहीं आए, तो उसमें ये हो रहा कि मोदी सबसे बड़े लीडर हो गए हैं वायरस को कंटेन करने में, ट्रंप भी छोटे हो गए हैं, इमैनुअल मैक्रोन भी छोटे हो गए हैं, एंजेलिना मर्केल भी छोटी, ये सब लीडर्स छोटे हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पेड मीडिया की तरह का एक इंटरव्यू टाइप का या सर्वे जो आया है अखबारों में, मैं समझता हूँ कि जब तक कि हमारे पास टेस्ट नहीं होंगे
जी जी 138 करोड़ में अगर आप 2 लाख को टेस्ट करते हैं जी जी तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट की बात कर। जी जी और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव देहात में अगर हम जाएंगे तो कितने लोग मर रहे हैं उसका कोई तादाद नहीं, हिसाब नहीं है। जी, ये जी। सब बकवास किस्म की बातें हैं। टाइम मैगजीन में एक बार आया था, मोदी साहब बहुत अच्छे हैं बोल के, जी जी तो जब आए बहुत अच्छे तो उसकी वाह 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 कार हुई। जब पूरी कपड़े उतार दिए गए मोदी के, हाँ हाँ तो जब जी, वो जी। टाइम मैगजीन को फिर गालियां देना शुरू करे, तो सही बात ऐसा तो कुछ ना कुछ तो पेड मीडिया की तरह या पेड न्यूज़ की तरह कुछ भी आप डाला ले सकते हैं। हमेशा आपने कहा करते हैं कि ये एक डाइवर्जेंट गैंग की तरह काम करते हैं, जी। तो क्या आप समझते हैं कि जब कोरोना वायरस पर काबू पाने में मोदी हुकूमत नाकाम हो गई तो अचानक कोरोना वायरस को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की गई, जी। तो क्या एक मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा है ये? देखिए, पूरी कोशिश ये हो रही है कि कोरोना वायरस से तवज्जो हटा के उसको एक नया नाम जो आने दिख रहा कि इसको मुसलमानों से जोड़ दिया जाए। तो होगा ये कि मुसलमानों की सोशल बाइकआउट भी हो सकता है और हिंदुओं के जहन में फिर से ये बात आ सकती है कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। जी जी और बाद में ये बात को लाने की कोशिश, जो मेरा अंदाज़ा ये है कि मोदी कंट्रोल किया, इसलिए कंट्रोल कर सका चूँकि हम हिंदू मुस्लिम को अलग रखे, मुसलमानों को अलग रख के हिंदुओं को हम बचा लिए। ये बात कार्ड खेलने की एक कोशिश हो सकती है। जी जी लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कोई साजिश कामयाब होने वाली नहीं है। जैसा कि आपने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के जहनों में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने मुतासिर किया है और ये मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है इंतहाई यानी हाईली क्वालिफाइड हिंदू है, तालीम याफ्ता है और तालीम में बहुत ज़्यादा आगे है मुसलमानों से, तो क्या वो इस तरह की बातों को कबूल करेगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तालीम याफ्ता हिंदू भी जो है वो कम्युनल हो जा रहा है। जी जी और बिल्कुल नीचे के तबके को तो बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। जी जी तो मिडिल क्लास हिंदू को भी के जहनों को परगंदा करने की एक कोशिश हो रही है। जी जी तो ये है टेक्निकली क्वालिफाइड जो आदमी है, बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाला है, जी वो आदमी जी कहीं ना कहीं तरीके से कम्युनल हो गया है। जी जी मतलब उनके जहन में ये आ गया है कि मुसलमान कोरोना फैला रहा है, मुसलमान डरता नहीं है। तो इस किस्म की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो ऊपर वालों को फैला दिए हैं, ऊपर वाले के से इन्फ्लुएंस होकर नीचे वाले भी उसको भरोसा करने लगे हैं। तो क्या इनके जहनों में ये बात नहीं आ रही कि दुनिया के तकरीबन 210 ममालिक इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, तो हर जगह मुसलमान तो नहीं है? बट अब कोशिश ये हो रही है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने की एक कोशिश हो रही है। जी जी उसमें अभी तक तो बीजेपी कामयाब हुई है, जी जी लेकिन आगे देखिए क्या होता है, इसके बाद मालूम हो जाएगा। एक सवाल, जैसा कि कोरोना वायरस को मुसलमान बनाने की जी। कोशिश की जा रही है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि तबलीगी जमात को जब कोरोना वायरस से जोड़ा गया तब ही आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर मोदी का बुरा हाल हो गया, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा बरहमी पाई जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ तबलीगी जमात पर यानी शिकंजा कसने का नतीजा है? देखिए, कोशिश तो पूरी हो रही है कि जमात मरकज़ 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 हर एक के दिमाग में ये डाल दिया गया है, और मीडिया भी वही मरकज़ को लेकर अभी भी अपना रोना रो रहा है। जी तो मैं समझता हूँ कि पूरी कोशिश हो रही है कि इसको हिंदू मुस्लिम बना देने की। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि कोरोना वायरस को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है और कोरोना वायरस से जिस कदर सारी दुनिया मुतासिर हुई है, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान मुतासिर हुआ है, उसी तरह ऐसा लगता है कि तबलीग जमात ने मोदी हुकूमत की छवि बिगाड़ कर रख दी है। लेकिन कैसे बिगाड़ी है, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि तबलीग जमात ने आलमी सतह पर मोदी हुकूमत की छवि तबाह करके रख दी है, उसी तरह जिस तरह कोरोना वायरस ने इंसानों को तबाह कर दिया है। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि ये देखा जा रहा है कि तबलीग जमात को जैसे ही मोदी हुकूमत के दौरान बदनाम किया गया है, मोदी हुकूमत में बदनाम किया गया है, उसके बाद अरब ममालिक में काफ़ी बरहमी पाई जाती है। जी देखिए, तबलीगी जमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक ज़माने में जब इंदिरा गांधी का दौर हुकूमत था, जी उस वक्त इंदिरा गांधी ने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को तबलीगी जमात की इज्तिमा को कवर करने के लिए भेजा था। जी। उसमें ये कहा जाता है, देखिए उसमें सदाकत की बात नहीं, लेकिन बात ये हुई थी कि इंटेलिजेंस वाले रिपोर्ट दिए थे कि साहब या तो ख़बर की बात हो रही या फिर आसमान की बात हो रही। जी। तो लिहाजा ये नॉन कंट्रोवर्शियल जमात है, जो भी बात करेंगे बिल्कुल अल्लाह की और अल्लाह के दीन की बात करने वाले हैं। उसके बाद से तबलीगी जमात को इंटेलिजेंस वाले भी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अलबत्ता वेल ऑर्गेनाइज जमात ज़रूर है। अब रहा सवाल मोदी हुकूमत की जो थू हो रही अरब ममालिक में, जी। और आप देखिए कर्नाटका के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी 3 साल पुराना 4 साल पुराना तारिक फ़तेह का एक फतवा निकाल के एक कंट्रोवर्शियल बात कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बैकलैश होता है अरब ममालिक में तबलीगी जमात की वजह से हो या लोगों में होशियारी आने की वजह से हो, अगर अरब कंट्रीज़ बाइकआउट करना शुरू करें तो अरब कंट्रीज़ में रहने वाले हिंदुस्तानी नॉन मुस्लिम्स की अगर हम ज़्यादा तादाद की बात करेंगे तो तकरीबन 80 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद मुसलमान है, लेकिन मुसलमान छोटे पोस्ट पे ज़्यादा है। जी। बड़े पोस्ट पे या बड़ी तनख्वाह पे जो लोग हैं वो नॉन मुस्लिम ही हैं, चाहे वो दुबई हो, कुवैत हो, मस्कत हो, सऊदी अरब हो, कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 80 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने ये भी तखमीना लगाया है कि गुज़िश्ता 2020 में 83 बिलियन डॉलर्स हिंदुस्तान को आमदनी हुई थी बाहर से, फॉरेन रेमिटेंस से। जी। जो इस मरतबा कम होकर 64 बिलियन होने वाली है। जी। तो ये सब चीज़ हो जाएंगी अगर फ़र्ज़ करिए जिस तरह मुसलमानों को लेके, चाहे यूएई की वज़ीर बोलो या कुवैत की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलो या कहीं और का वज़ीर बोलने, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ये फ़ैसला करती है कि हम नॉन मुस्लिम्स को या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वालों को या इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने वालों को हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। जी। मौका अच्छा है, कोरोना के बहाने कुछ भी हो सकता है, अगर ये निकालना शुरू कर दिए लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि पूरी आलमी अरब से लोग की अगर नौकरी चली जाती है तो ये शदीद तरीक़े से पूरे हिंदुस्तान की छवि को तो मुतासिर कर दिया है एंटी मुस्लिम बोल के, लेकिन आमदनी जो परेशानी हो जाएंगी, खाली एनआरआईज़ को कंटेन करने में, एनआरआईज़ की वेलफेयर के वास्ते गवर्नमेंट को एक नई परेशानी हो सकती है। जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो असरात हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से हुए? बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। देखिए, इसलिए कि तबलीगी जमात काम करती सिर्फ मज़हब का। जी। और अगर उनके ताल्लुकात अरब हुक्मरानों से या अरब ज़िम्मेदारों से है कोई भी, और ये बात पहुंची गई है, बल्कि हिंदुस्तान में तो हो रहा। देखिए, मोदी के दोस्ती या गले लगा लेने से सऊदी अरब का वज़ीर या सऊदी अरब के बादशाह वली अहद जो है उनको वो खुश हो जाने से या अबू धाबी का प्रेसिडेंट खुश हो जाने से मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता है। अगर वहाँ पे लोकल लेवल पे ये चीज़ होती है तो मैं समझता हूँ कि लोगों को निकालना शुरू करें तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो जी। ये एक तो परेशानी मोदी हुकूमत को लाहक हो गई है और मोदी हुकूमत काफ़ी फिक्रमंद हो गई है, और उसके बाद मोदी बयान भी देते हैं कि कोरोना का कोई मजहब नहीं होता, मजहब नहीं होता बोलते हैं, लेकिन जब तक OIC भी एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर ली, अरब ममालिक में भी ये थू होना शुरू हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि इन द एंड यही हो रहा है कि मोदी हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या इंडिया एज ए कंट्री हो, सबकी बदनामी हो गई है। जी। तो क्या आप समझते हैं कि जो बैकलैश हो रहा है तो उससे मोदी हुकूमत कुछ सबक सीखेगी? सीखना तो चाहिए। अभी भी मोदी के भक्तों का ये मानना है कि ये बैकलैश सोशल मीडिया में है, लेकिन ताल्लुकात पर्सनल लेवल पे मोदी के और UAE के है, मोदी के और मोहम्मद बिन सलमान के है, तो उससे मैं नहीं समझता कि कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा ये भी बोलना है जी उनका, लेकिन बैकलैश अगर होता है तो फिर हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी। ये तो बैकलैश की बात रही। अब ये देखा जा रहा है कि मुल्क में खुद सोनिया गांधी ने कह दिया है कि मोदी हुकूमत कम्युनल वायरस फैला रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि बदनाम ज़माना जो एंकर है रिपब्लिक TV का एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, उसके खिलाफ भी एक लहर चल रही है कि लोगों ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। तो क्या आप समझते हैं कि अब इस तरह के एंकर्स का बुरा होने वाला है?
देखिए, एंकर्स का बुरा होने वाला है और सोनिया गांधी से बहुत ज़्यादा खतरा है मोदी को। जी जी राहुल गांधी को तो टैकल कर लिए, एक पप्पू बना के एक इमेज पेश कर दिए थे, लेकिन जब भी सोनिया गांधी आई है सदारत में, जी जी तो सोनिया गांधी जो भी बात करती हैं वो सोच समझ के और जिम्मेदारी के साथ बात करती हैं। जी तो अगर सोनिया गांधी ये कहती हैं कि करोड़ों लोगों की नौकरी जाने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि ये डेली वेज अर्नर्स के वास्ते जो प्रॉब्लम है, अगर ILO की इंटरनेशनल रिपोर्ट ही अगर हम देखेंगे तो उसमें यह है कि 4 करोड़ लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं हिंदुस्तान। हाँ, बॉन्डेड लेबर छोड़ दीजिए, ये माइग्रेंट लेबर फोर्स की बात हो रही है। जी जी तो अगर इस किस्म से अगर बात होती है तो मैं समझता हूँ कि जयराम रमेश का वो बयान सही है, दुरुस्त है कि हर माइग्रेंट लेबर के अकाउंट में 7,500 रुपये डाले जाएं ताकि वो रह सकते हैं। खुद हैदराबाद का एक वाक़या है कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से फ़ोन आया कि कुछ लोग उनके गांव के फंसे हुए हैं मदद करने के लिए। तो ये गए मदद करने के लिए, तो लोग बोले कि आप जो पैसे दिए हैं मैं 5 दिन गुजारा कर सकता हूँ, 5-6 दिन मैं फिर पैदल ही सही मगर महाराष्ट्र हो या इंदौर हो मैं वापस चले जाऊँगा। तो इस किस्म की बेचैनी आ गई है। और ये साथ की जो टैगलाइन थी वो ये थी कि यहाँ मरने से अच्छा है हमारे गांव के रास्ते में मर जाना या गांव पहुँच के मर जाना। जी जी तो ये नौबत पे आ गए हैं जी जी लोग। अभी हुकूमत को ये एहसास नहीं हुआ है और भक्त तो खैर भक्त है। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि भक्त का, जहाँ तक आपने जिक्र किया है कि उनके जहनों में नफरत इस कदर भर दी गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाना नहीं छोड़ते। जी हाँ, बिल्कुल। पूरी कोशिश होती है कि हर एतबार से मुसलमान को कुछ ना कुछ, देखिए अब फिलवक्त पंचिंग बैग मुसलमान बना है जी जी भक्तों के लिए या बीजेपी के लिए। जी तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। आप लाख कोशिश कर लिए, मुसलमान अपने ईमान अपने तकवे पर रहने वाला है। जी जी वही मुसलमान वही करेगा जो मुसलमान को करना है। जी जी आप निशाना बनाइए, चाहे वो रिपब्लिक TV हो या कोई और चैनल के ऊपर रूबिका लियाकत हो या अर्नब गोस्वामी हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुसलमान वही करने वाला है जो उसको ठीक समझ में आना। जी जी अगर आप सीधा समझाएंगे तो मुसलमान के समझ में आने वाला है, नहीं अगर हर बात पे मुसलमान को दोष देंगे जी तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान उसका किस तरह रिएक्ट करेगा वो तसव्वुर भी करना मुश्किल है। जब भक्तों की बात निकली तो एक कहानी, छोटी कहानी इस तरह है कि मैं समझता हूँ कि 3 लोगों को, जी जी एक नॉन मुस्लिम इंडियन, एक मुसलमान इंडियन और एक भक्त, जी जी 3 लोगों को किसी जुर्म के बिना पे अरब मुल्क में, किसी एक अरब मुल्क में पकड़ लिया गया। जी जी और अरब मुल्क में पकड़ने जाने के बाद ये कहा गया कि आपको 10-10 जी जी कोड़े मारे जाएंगे। जी जी तो नॉन मुस्लिम ने मिन्नत और समाजत करने के बाद 5 के ऊपर अरब बाशिंदे को राज़ी कर लिया, तो वो 5 मार के चले गया। मुसलमान गया, मुसलमान जाके बोला कि साहब मेरे को भी कम मारे तो अच्छा है, आहिस्ता मारो, तो उसके ऊपर रेडी हो गए। जब भक्त की बारी आई तो भक्त ने कहा कि नहीं आप 5 मारने वाले थे, मेरे को 10 मारिए, मगर मेरी एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? तो बोले पीछे मेरे मुसलमान को बन के फिर 10 मार देंगे। जी 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 तो मुसलमान को कहीं पर भी ब्लेम करने के लिए भक्त कोई मौका, महल, वाक़या कुछ नहीं देखता। बस ये है कि मुसलमान को मार पड़ गई तो ये इससे खुश होने वाला है। अगर देखे हिंदुस्तान की मायशियत की वाट लग गई, जी जी लेकिन अभी भी भक्त यही कोशिश में है कि नहीं हम सब सुधर जाएंगे। तो मैं समझता ये कहानी हो गई है भक्तों की। जी 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 बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से एक मैसेज लेते हैं और वो मैसेज बहुत जानदार होता है और हम चाहेंगे कि इस मरतबा भी वो कोई मैसेज दें। नहीं, रमज़ान का आगाज़ हो गया है तो मैं समझता हूँ कि इबादतों में मशगूल रहना ही मैं समझता हूँ कि हर एतबार से, चाहे वो कोरोना वायरस हो या ख़ुद अल्लाह की रहमत के नुज़ूल के लिए, अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए हम एक कोशिश कर सकते हैं। तो तरावी भी नहीं हो रही है तो मैं समझता हूँ कि शाम के टाइम पे इफ्तार के बाद हम तरावी का एहतमाम हो या कुरान तिलावत कुरान हो या हदीस मुबारक सुनने की एक कोशिश का मामूल बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे हम फैज़याब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अब जो कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही है, इसमें एक चीज़ जो नहीं होने वाली है, आगे चल के जो प्रॉब्लम हो सकता है उसमें यह है कि अमीर गरीब में एक फ़ासला आ जाएगा, अमीर मिलेगा गरीब से हाथ नहीं मिलाएगा, इसलिए कि कौन कोरोना वायरस लेके चल रहा है ये बात आ रही है। लेकिन पूरी कोशिश बीजेपी ये कर रही है कि इसे हिंदू और मुसलमान बनाने की
कहीं पर भी हिंदू मुसलमान बना के ये वायरस से फ़ायदा उठाने की। तो अगर ऐसा होता है तो हमें कल के दिन नौकरियों से भी परेशानी हो सकती है, बिजनेस से भी परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए हमें अच्छा सोच समझ के कैसा किस तरह हम आगे बढ़ना है, मुस्बत तरीक़े से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ये देख के हमें आगे बढ़ना है। रहा सवाल रमज़ान का, तो मैं समझता हूँ कि अड़ोस पड़ोस के लोगों का ज़कात का जो सिस्टम हमारे पास, हम ज़कात खैरात की तरह देते थे, बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़कात को खैरात की तरह नहीं, ज़कात को ज़कात की तरह अगर देते हैं तो अड़ोस पड़ोस में सिर्फ आप 10 घर ही सही, मगर हर सिमत में अगर 10 घर 40 घर का मामला आता है, तो इस तरह अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का अगर ख्याल रख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो फिल वक्त परेशानी है मुसलमानों की, वो दूर हो सकती है। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है और उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आप इस मैसेज पर ज़रूर गौर करेंगे। बहरहाल इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम फ़िक्र नज़र इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया।